हाय वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं धवन सर की प्रशांत धवन सर की वीडियो ले रहा हूँ। उसमें कुछ वो बातें कर रहे हैं टाटा की, और इसमें एयर इंडिया इन्वॉल्व है। एयर इंडिया शायद बहुत लॉसेस में जा रही है, और उसकी जो सेल्स है और उसका जो दावेदार है जो ख़रीदने का, वो टाटा का नाम आ रहा है। और कुछ न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने ख़रीद ली है, और शायद ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये जो एयरलाइंस का जो डील है अभी सेटल नहीं हुई है, और जो न्यूज़ जो है वायरल हो रही है वो फेक है। तो एक्चुअली इस न्यूज़ के ज़रिए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ समथिंग कि क्यों गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट की जो जितनी भी एयरलाइंस हैं या कोई भी डिपार्टमेंट है फेल होता जा रहा है, उसमें कुछ प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है। तो और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं एक्चुअली सब कुछ प्राइवेटाइज़ कर देती हैं, और इंडिया उसकी ओर बढ़ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप इस न्यूज़ को सुने। इस इंफॉर्मेशन जो धवन सर शेयर करने वाले हैं उसको सुन लें पहले। ये जो न्यूज़ है वो मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ उसको सपोर्ट करेगी। तो पहले सुनते हैं उसको, फिर मैं आपको अपनी बात इसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। जो मैं कई दिनों से कुछ कहना चाहता था, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को जब मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ सुने और फिर बात करेंगे। चलिए सुनते हैं इसको, आपको मदद करेगी। ये बहुत अच्छी वीडियो होती है इनकी, ठीक है। ओके, चलते हैं, फिर मैं बाद में बताऊँगा आपको। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज सुबह से मीडिया ने ये रिपोर्ट छापनी स्टार्ट कर दी कि एयर इंडिया बिक गई। सरकार का बहुत बड़ा काम यहाँ पर हो गया। टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया, डील हो चुकी है। मगर अब जो भी ये मीडिया रिपोर्ट्स थी, जिनको यहाँ पे आप देख पाओगे, टाटा ग्रुप सेट टू हैव विन एयर इंडिया, और ये जो सब रिपोर्ट्स हैं, सरकार ने यहाँ पे कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो भी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एयर इंडिया बिक चुकी है, टाटा ने इसको परचेज कर लिया है, ये मीडिया रिपोर्ट्स गलत है। अभी कोई सेल नहीं हुई। हालांकि हो सकता है, देखो, इन द फ्यूचर टाटा ग्रुप ही एयर इंडिया को परचेज कर ले, ये हो सकता है, क्योंकि अभी बिडिंग प्रोसेस चालू है। सरकार यहाँ पर एयर इंडिया को ऑप्शन पे बेचने की होगी। कोशिश कर रही है। कई कंपनीज हैं जो एयर इंडिया को खरीदना चाहती है, क्योंकि अब सरकार का ऑफर काफी अच्छा हो गया है। तो इस दौरान ऑब्वियस ही बात है, सरकार भी नहीं चाहेगी कि ऐसी रिपोर्ट्स आ जाए, इससे बाकी के जो बायर्स हैं, टाटा ग्रुप के अलावा जो बाकी के जो बायर्स हैं, वो डिस्करेज हो जाएंगे। उनको लगेगा कि ठीक है, अंदर से इनकी डील हो गई होगी, तो हम यहाँ पर क्यों इतना टाइम वेस्ट बिड करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अभी तक डील नहीं हुई, और डील की जो फाइनलाइजेशन है इसके बारे में कुछ दिन या फिर कुछ हफ्तों बाद हमको पता लग जाएगा। प्रॉपर एक ऑफिशियल वर्ड आएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ अभी के लिए एयर इंडिया सेल के बारे में कंप्लीट जानकारी बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जिससे एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। सो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है एयर इंडिया। एयर इंडिया का ऑफकोर्स ये एक जहाज है। एयर इंडिया सरकार की एयरलाइंस है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1932 में। सबसे पहले इसको बिफोर द शुरू इंडिया किया गॉट था फ्रीडम। JRD टाटा ने एज टाटा एयरलाइंस। बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब 1947 का टाइम आ गया, देश आज़ाद हुआ, उस वक्त सरकार ने कहा कि टाटा एयरलाइंस अब हमारी हो गई। अब यहाँ पे आप कहोगे, अच्छा हाँ, सुना तो है कि पहले एयर इंडिया का नाम था टाटा एयरलाइंस, और ये एक प्राइवेट कंपनी थी, JRD टाटा इसको संभालते थे। मगर ये फिर सरकार के हाथ में कैसे चली गई? देखो, उस टाइम सरकार कर रही थी नेशनलाइजेशन। सरकार ने अचानक से क्या किया, कई प्राइवेट कंपनीज के पास गए, उनको बोला कि ये जो आपकी कंपनी है ना, ये अब हो गई हमारी, इसके बदले में जो पैसा आपको चाहिए बोलो, कंपनसेशन हम आपको दे देंगे। अब यहाँ पर ओनर के पास ऑप्शन नहीं थी कि वो ना कर दे, क्योंकि सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि अब ये कंपनी हो गई सरकार की। ऐसे सरकार ने कई जो बैंक्स हैं, कई कंपनियां जो थी, ये जो प्राइवेट हाथों में थी, उसको अपने हाथों में ले लिया ना। हो सकता है कि आप यहाँ पे सवाल पूछें, अच्छा ये तो ये है JRD टाटा, रतन टाटा जी जो अभी हैं, इनका इनसे क्या रिलेशन है? क्या इनके फादर थे ये? तो इसका आंसर है नहीं। बिल्कुल वैसे रिलेशन तो है दोनों का, दोनों टाटा फैमिली टी के अंडर आते हैं, मगर आप देखोगे जो इनके पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मगर फिर भी रतन टाटा जी ने JRD टाटा के साथ काफ़ी काम किया, और रतन टाटा जी काफ़ी बार कह चुके हैं कि JRD टाटा को ये मानते थे अपना फादर और बड़ा भाई। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप ये समझ गए, टाटा एयरलाइंस को सरकार ने यहाँ पे परचेज कर लिया, पैसे दे दिए, और इसको बना दिया सरकारी। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर सरकार चला नहीं पाई इस कंपनी को प्रॉपरली। जी हाँ, देखो, इंडिया के बारे में ना एक बहुत ही फेमस कोट है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि चाइना ग्रोज बिकॉज ऑफ इट्स गवर्नमेंट, इंडिया ग्रोज डिस्पाइट इट। चाइना ग्रो क्यों करता है, चाइना तरक्की क्यों करता है?
क्योंकि उनकी सरकार ये ग्रो पॉइंट करवाती नोट है करने देश वाला को। है। इंडिया तरक्की कैसे करता है? क्योंकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, ये कंपनियां बनाते हैं, ये तरक्की करते हैं। सरकार ने तो आप अगर देखो पिछले 70 साल में बाधा ही डाली है, काफ़ी बार प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया ग्रोज डिस्पाइट इट्स गवर्नमेंट, क्योंकि भारत सरकार के पास जो भी कंपनियां लगी हैं, चाहे बैंक्स हो या फिर कोई कमर्शियल कंपनी हो, ज़्यादातर लॉस में ही गई हैं। और एयर इंडिया के साथ भी यहाँ पर यही हुआ है। डीआरडीओ और इसरो, जेन्युइनली आप लोग सही कहते हो कमेंट सेक्शन में कि भगवान करे कि लगातार ये दोनों प्रॉस्पर करते रहें। मगर बाकी जगह आप अगर देखो, पंजाब नेशनल बैंक, खूब सारे बाकी जो और सरकारी बैंक हैं, बुरा हाल है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए हर जगह आपको मिलेंगे। सरकार हर साल जो टैक्स पेयर का पैसा है इन कंपनियों में डालती रहती है बस इनको चलाने के लिए। मगर ओवरऑल इंडिया और चाइना में सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि वहाँ पर सरकार में सही लोग आ गए, उन्होंने देश को एक बार को संभाल लिया। हमारे यहाँ मामला थोड़ा सा खराब रहा और इसलिए हमारी सरकारी कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं रही। प्रॉफिटेबल छोड़िए, एयर इंडिया के साथ तो इतना बुरा हाल हुआ है कि आज के समय 60,000 करोड़ का कर्जा है एयर इंडिया पर। 60,000 करोड़ कितने हो गए? रफली $8 बिलियन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है ये। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो डेट है लगातार बढ़ता भी जा रहा है। और एक बार को मैं आपको बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में देख लिया था कि ये कंपनी कहीं नहीं जा रही, इसको बेचना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश करी इसको बेचने की, मगर सिंस जो उनकी सरकार थी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, उनके पास कंप्लीट पावर थी नहीं उस वक्त, तो प्रेशर के चलते इसको बेच नहीं पाए। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने एयर इंडिया में और पैसा डाला कि इसको जिंदा करूंगा, पूरी कोशिश करी, सरकार ने और पैसा बहा दिया, कुछ नहीं हुआ। ना एयर इंडिया उठी, ना इसका कुछ कल्याण हुआ। उल्टा आप अगर देखो इसका डेट जो है, कर्ज लगातार बढ़ता ही गया। तो एक बार को अगर देश एयर इंडिया को 2001 में भेज देता तो हजारों करोड़ों रुपए हमारे देश के यहाँ पर बच जाते। खैर, अब देर आए दुरुस्त, यही बोलना पड़ेगा। सरकार ने 2018 में बोला दुनिया को, एयर इंडिया इज फॉर सेल। हम 76% जो स्टेक है एयर इंडिया का बेचने को तैयार है। जो भी यहाँ पे खरीदार आएगा उसको जो डेट है वो भी संभालना पड़ेगा। सरकार ने अनाउंसमेंट करी, एक भी बिड नहीं आई। एक इतनी जरा बड़ी एम्बेसमेंट थी कि दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं थी जो एयर इंडिया को खरीदना चाहती थी। फिर सरकार ने कहा कि अच्छा चलो, मामला गंभीर है। फिर जनवरी 2020 में नई रणनीति अपनाई। सरकार ने कहा ओके, न्यू प्लान। समझते हैं हम कि लॉस मेकिंग कंपनी है, बहुत ज़रा कर्ज है, तो अभी के लिए क्या करते हैं कि 100% बेच देंगे इसको। जो कंपनी लेगी 100% उसका जो स्टेक है ये मिल जाएगा उस कंपनी को। और साथ ही साथ जो उधार है ना, वो भी सारा कंपनी को यहाँ पर झेलना नहीं पड़ेगा। उधार में भी हम आपस में डिस्कशन कर देंगे कि जो ये 60,000 करोड़ का ये उधार है, इसको कैसे सरकार और जो कंपनी है ये मिलके इसको थोड़ा बहुत निपटाएगी। और इसके लिए एक पैनल भी गठित किया गया जिसको हेड कर रहे हैं आज के समय होम मिनिस्टर अमित शाह। जी हाँ, एक अलग से पैनल ही बना दिया गया एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि देखिए बहुत महंगा सौदा है सरकार के लिए। सरकार इन द पास्ट बिलियंस डाल चुकी है इसको रिवाइव करने में, रिवाइव नहीं हुई है। अब आज के समय इसको बेचना ही पड़ रहा है, नहीं तो सरकार का लॉस लगातार होता ही रहेगा ऐसे। अब आप यहाँ पे पूछोगे, अच्छा एयर इंडिया वैसे है तो बहुत बड़ी, इनके पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट है, बहुत सारा स्टाफ है, जमीनें हैं इनकी ऑल ओवर इंडिया, फिर कई कंट्रीज के साथ एमओयू भी कर रखे हैं। आज के समय आप अगर एक नई कमर्शियल एयरलाइन खोलते हो, आपको पता नहीं किन किन कंट्रीज के पास जाके किन किन एयरपोर्ट्स के साथ एग्रीमेंट साइन करने होंगे, अप्रूवल लेनी होंगी। ये सारी अप्रूवल ओवर द ईयर्स ये सब पड़ी है एयर इंडिया के पास, तो वैल्यू तो बहुत सारी है। तो सरकार को क्या उम्मीद है, कितने मिल जाएंगे सरकार को? सरकार ने यहाँ पर बेस प्राइस लगा के रखा हुआ है 15 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए, कि इससे तो कम हम लेते ना। जो भी लेगा एयर इंडिया ना, 100% जो इसका स्टेक हम बेचेंगे, उसके बदले में मिनिमम से मिनिमम जो रिजर्व प्राइस है ये 15 से लेकर 20,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए। अच्छा, तो अब यहाँ पर कौन खरीदार लाइन पे हैं? देखिए, खरीदार हैं कतर एयरवेज का पहले नाम आ रहा था, फिर कुछ और एयरलाइंस हैं उनका भी यहाँ पे नाम आ रहा था। मगर आज के समय जो मेन कंटेंडर हैं जो एयर इंडिया को परचेज कर सकते हैं वो है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप यहाँ पे काफ़ी आगे है, पॉसिबिलिटी है कि इन दी एंड यही खरीद लेंगे वापस एयर इंडिया को। और दूसरी यहाँ पर कंपनी है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट के जो अजय सिंह है ये यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड है एयर इंडिया में, और बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि पोटेंशियल बहुत है। देखो, एयर इंडिया का फेल होना, मैं यही कहूँगा, इससे हमको ये पता लगता है कि भारत सरकार कितनी इनएफिशिएंट रही है पिछले 70 सालों में। एक एयरलाइन जिसके पास इतनी मोनोपोली थी, इतनी ज़्यादा सहूलियत थी, कंट्रीज़ का सपोर्ट था, तब भी ऐसा हाल हो गया। तो ये दोनों खरीदना चाहते हैं एयर इंडिया को।
अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये कह रही थी कि टाटा ग्रुप ने यहाँ पर ये कहा है कि ये लोग जो रिजर्व प्राइस है ना, जो सरकार ने रिजर्व प्राइस रखा है 15 से लेकर 20,000 करोड़ के आसपास, उसके ऊपर एडिशनल 3,000 करोड़ देने को तैयार हो गए हैं डील डन करने के लिए। अच्छा, आप पूछोगे अच्छा ये तो हो गया, कर्जे का क्या होगा? 60,000 करोड़ रुपए कौन देगा? उसको लेकर पता है क्या डील में क्या लिखा है कि सरकार और जो कंपनी है वो आपस में डिसाइड करेगी। जो कर्जा है उसका ऐसा नहीं है कि कर्जा भी सारा यहाँ पे टाटा उठाएगा। कर्जे की कुछ जिम्मेदारी सरकार पे तब भी रहेगी, मगर इमीडिएट बेसिस पर सरकार को कुछ पे नहीं करना होगा, और यहाँ पर कंपनी कुछ अर्निंग से भी धीरे धीरे वापस देगी इस एयरलाइन की। और मतलब बेसिकली सरकार पर जो बोझ है डेट का, ये कुछ हद तक कम हो जाएगा, मगर ऑल टुगेदर रिमूव होगा नहीं। उधार के साथ करना क्या है वो यहाँ पर विनिंग कंपनी और सरकार मिलकर तय करेंगे। और देखना यहाँ पर ये होगा कि एयर इंडिया इन दी एंड खरीदता कौन है, स्पाइस जेट या फिर टाटा ग्रुप। तो अभी के लिए ये स्थिति है। देखो, वर्ल्ड अफेयर्स पे मैं आपको गारंटी ये देता हूँ कि जो भी वीडियो मैं आपके लिए बताऊंगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे प्रॉपर ऑफिशियल गवर्नमेंट बैक सोर्स होंगे। मैं हवाबाजी यहाँ पर नहीं करूँगा कि कुछ भी देख लिया वो न्यूज़ में आ रहा है बना दो वीडियो बना दो। मैं हमेशा जो प्रॉपर फैक्ट्स हैं वो चेक करके ही आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जब एयर इंडिया की प्रॉपर डील होगी उस वक्त मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि जो 60,000 करोड़ है उसका क्या हुआ है, ये कैसी डील हुई है, और किस तरीके से एयर इंडिया को इन द फ्यूचर चलाए। होपफुली कि आपने इसको सुना होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी, और आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें जो बात मैं कहना चाहता था इस न्यूज़ के हिसाब से, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की जो एयरलाइन थी, इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद एक नई एयरलाइन नहीं थी उनके लिए। एक ये एयरलाइन ऑलरेडी चल रही थी, मतलब इट वाज ऑलरेडी इन अ पिक्चर। सो उसको रन करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसकी प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट आती कहाँ से है? आप लोगों में से ही निकल के आते हैं लोगों का जो ख्याल है गवर्नमेंट में। मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ। मैं जब भी किसी अपने इंडिया के जो फैमिलीज़ होती हैं या कोई भी दोस्त में जो भी है इंडिया में हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, तो जो लार्जर पिक्चर जो मेरे को मिलती है, वो कहते हैं कि वो जब शुरू में पढ़ाई करते हैं उनकी जो कोशिश होती है कि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अच्छी बात है, जॉब तो जॉब होता है, आप प्राइवेट करें गवर्नमेंट करें, काम ही करना होता है ना। यस, लेकिन उन लोगों की जो मेंटालिटी है, जो सोच है, जब वो शुरू से पढ़ते हैं, पेरेंट्स का भी होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब करें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट कर सकते हैं, आप प्राइवेट कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उसके पीछे की जो मानसिकता, वाई दे वांट गवर्नमेंट जॉब की। वो ये भी कहते हैं पक्की नौकरी। सो पक्की नौकरी, द अपोजिट इज़ कच्ची नौकरी। सो आई डोंट नो हाउ दे वाई डू दे डिफाइन दिस वे कि कच्ची नौकरी, पक्की नौकरी, एंड वाई दे वांट टू गो गवर्नमेंट जॉब। तो रीज़न यही है कि वहाँ पे एक गारंटी है और आप काम करें चाहे ना करें। ये एटीट्यूड बहुत गलत है। ये बात मैं कई सालों से दिल में सोचता था, लेकिन मैं कैसे कहूँ और किसको कहूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये वीडियो को देख के अचानक मुझे लगा कि मैं अपनी बात को कह सकता हूँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपना दिमाग जो है इन्हेंस कर रहे हैं, उसमें आपकी नॉलेज बढ़ रही है। जब आपके पास इतनी नॉलेज है तो फिर इस तरह की जो सिक मेंटालिटी क्यों कि मैं ऐसी जगह पे काम करूँगा जहाँ पे कोई मुझे चेक नहीं करेगा, मेरे पोटेंशियल को चेक नहीं करेगा, मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा। देन वाई इसका मतलब कि आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए। आपके पास पढ़ाई है, आपके पास नॉलेज है, आपको चाहिए कि आप बढ़ के काम करो। आपके पढ़ाई करने का जो मतलब होना चाहिए कि मैं इसको लोगों को बेनिफिट करूँगा, बजाय इसलिए कि मैं ये जो काम है बड़ा आसानी है, इसमें आपको काम नहीं करना पड़ेगा, पक्का है, आप ऑफिस में जाएं ना जाएं, आप किसी का काम करें चाहे ना करें, आपको जो है सैलरी मिलती रहेगी। ये एटीट्यूड ही है किसी भी डिपार्टमेंट का फेलियर होना। अगर एयरलाइन अगर फेल हुई होगी तो उसकी वजह यही है। मेरा खुद जो मेरा एक्सपीरियंस है एयरलाइंस की इंडस्ट्री में काफ़ी लंबा है, ठीक है। मेरी उम्र के आसपास, जितनी मेरी उम्र है उससे आधा मेरा तजुर्बा है, और कस्टमर सर्विस को हैंडल करना, ऑल दैट। इंडिया एयरलाइन की रेपुटेशन कभी भी अच्छी नहीं रही है। लोग जो है एयरलाइन में बैठने से पहले
उनके दिमाग में मजबूरी में लेते थे एयर इंडिया मेरी कंट्री से। आई डोंट नो, दैट्स माय एक्सपीरियंस। ओके, मैं भी जैसे ईशान धवन सर ने कहा कि मैं कोई बात हवा में नहीं करूँगा, गलत है सही है मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। यहाँ के जो लोग हैं इंडियन एयरलाइन तभी लेते थे जब उनके पास कोई और एयरलाइन का चॉइस नहीं होती है। लोगों को 100 रिंगेट जहाँ का फालतू देना पड़े, वो दे प्रीफर टू गो अनदर एयरलाइन, बिकॉज दे बोलते थे कि रेपुटेशन नहीं थी इसकी। उसकी वजह क्या थी कि एटीट्यूड जो लोगों का काम करने का एयरलाइंस के अंदर। और ऐसा ही रेलवे का देख लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट देखिए, स्कूल्स देख लिए, गवर्नमेंट स्कूल में द हाईली क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ पे होते हैं, लेकिन पढ़ाई कैसी होती है आप सब जानते हो। तो दैट इज़ अ बर्डन। गवर्नमेंट स्पेंडिंग सो मच मनी स्कूलों में, हर एक डिपार्टमेंट में उनको सैलरीज जो है ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट क्या है। तो दिस मस्ट चेंज। अगर आप छोटे जनरेशन में पढ़ाई कर रहे हैं और आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के दिलो दिमाग में ये मत ठूसो कि पढ़ाई करो सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के लिए, वो इसलिए कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचो कि मैं अपनी नॉलेज को कोई भी डिपार्टमेंट में जाऊंगा इसको इन्हेंस करूंगा। और जो भी अगर आप कोई ऑफिसर बनते हैं तो अपने छोटे डिपार्टमेंट, छोटे जो स्टाफ है उसको ट्रेन करो ताकि अच्छे रिज़ल्ट नज़र आ सकें। अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। हर बार आप किसी का इंतज़ार मत करो कि कोई डंडा लेके पीछे लगे तो आप तभी काम करोगे। अपने से भी कुछ करना सीखो, ठीक है। आप पूछोगे कि मैं इतना सख्त क्यों हो रहा हूँ, फ़र्क पड़ता है। मैं इंडिया में नहीं हूँ और शायद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम कहीं भी जाएं, हमारा जो स्किन कलर, हमारी जो एक रेस है जिसे कहते हैं, हमारी एक जो पहचान है वो हमेशा रहेगी। चाहे मैं तीसरी जनरेशन का, मेरे बच्चे हो जाएंगे, उनका नाम भी इंडिया से हमेशा जुड़ता रहता है। अगर आप अच्छा करते हो तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। इसी नोट के साथ मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा करो। मेरी जो एक्सपीरियंस है वो इतना नया नहीं है, कई साल पुराना है, और जिन लोगों से मैं बात करता हूँ वो मेरी ही उम्र के हैं, तो वो सब चीज़ें शेयर करते हैं। कहीं भी जाते हैं, इवन वैक्सीन को लेकर ही जो इंडिया में लग रही है, वहाँ पे भी कहते हैं किसी को कोई जानता है, किसी की सिफारिश है। मतलब मैं एक्चुअली अच्छा नहीं समझता हूँ इस सब चीज़ों को। एक आम आदमी का हक बनता है कि आप टैक्स पे करते हो, आपका राइट है, आपको हर चीज़ आसानी से मिलनी चाहिए, ठीक है। और कब मिलेगी? जब आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आप ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी? जब आप डिपार्टमेंट के अच्छी तरह से चलाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का तो ठीक है, पढ़े रहने दीजिए, ये एटीट्यूड आप निकाल दीजिए, ठीक है। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो ज़रूरत है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा हमको, ठीक है, आपको भी और हमारे देश को भी। तब के लिए नमस्कार, टेक केयर।